लोकसभा में कानून मंत्री आज पेश करेंगे 129वां संविधान संशोधन विधेयक। बिल में एक देश एक चुनाव का है प्रस्ताव। भाजपा और कांग्रेस समेत कई दलों ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। ईडी ने पूर्व गृह सचिव राजीव अरुण एक्का के खिलाफ लोकपाल से की कार्रवाई की अनुशंसा। एक्का पर आय से अधिक संपत्ति का है मामला। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा का कार्यक्रम किया जारी। 11 फरवरी से शुरू होगी परीक्षा। दिल्ली में खेली जा रही 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य के खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन। रीता कुमारी को रजत और रेणु कुमारी को मिला कांस्य। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 129वां संविधान संशोधन विधेयक पेश करेंगे। इस बिल में एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव है। भाजपा और कांग्रेस समेत कई दलों ने अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। इस बिल को पहले ही केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बहुचर्चित 129वां संविधान संशोधन विधेयक पेश करने वाली है और इससे जुड़े दो बिल कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में आज पेश करेंगे। दूसरा बिल केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े 3 कानूनों में संशोधन का है। इस बिल में द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1991 और द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 शामिल हैं। इसके जरिए जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भी संशोधन किया जा सकता है। इन दोनों विधेयकों को 12 दिसंबर को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। तो एक देश एक चुनाव के पक्ष में मौजूदा सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, जिसने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी। उसमें कहा गया है कि संभवतः 2034 से लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों और इससे 100 दिन के भीतर निकाय और पंचायत के चुनाव भी संपन्न करा लिए जाएं। इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि एक साथ चुनाव से देश की जीडीपी में 1 से 1.5% का इजाफा होगा। देश के विकास कार्यों में एक बार आचार संहिता के कारण रुकावट नहीं आएगी। हालांकि इस व्यवस्था को लागू करने में कई चुनौतियां भी सामने खड़ी हैं। देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान अंगीकार किए जाने के अगले साल 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय विशेष चर्चा राज्यसभा में आज भी जारी है। चर्चा में भाग लेते हुए आज केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू करके आघात किया गया था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आर्टिकल 370 का विरोध किया था। मिस्टर एलन सिमोनियन, प्रेसिडेंट ऑफ द को धारा 370 के रूप में देखने को मिला और पिछले दरवाजे से 35A देखने को मिला। और इसके माध्यम से मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि जो पीओके से आए हुए पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से जो आए वह शरणार्थी भी जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं बन सके। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर के दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का हम राजस्थान की धरा पर हृदय तल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। समूचे परिवेश को अपने ओजस्वी गरिमामयी उपस्थिति से ऊर्जस्वी करते सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपार जन समूह का यहाँ उद्घोष तालियों के रूप में और माननीय का राजस्थान की धरा पर आगमन। युग दृष्टा, युग सृष्टा, भारत के सपनों को नई उड़ान देने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे के क्रम में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने को लेकर कटिबद्ध है। श्री शाह ने कहा कि सुरक्षा बलों के कारण पिछले 1 वर्ष में नक्सलियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जो एक बड़ी सफलता है। भारत सरकार की कई सुरक्षा एजेंसियां सबने मिलकर एक मजबूत अभियान तय दिशा के तहत शुरू किया और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 के बाद दंतेश्वर की भूमि पर नक्सलवाद के नाम पर एक भी बूंद लहू नहीं बहेगा। इसका आप भरोसा मानकर चलिए, हम इसको समाप्त कर देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद के कारण ये पूरा क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे छूट गया है, तो ढेर सारे विकास के काम क्षेत्र के, गांव के और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि एनटीए के रिफॉर्म के लिए जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट आ गई है और वह जल्द ही पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा में पिछले 10 वर्षों में कई सुधार हुए हैं। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष पहले जहां स्कूलों में 53% बिजली उपलब्ध थी, जो आज 92% तक पहुंच गई है। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग की कई उपलब्धियां भी गिनाई। प्लेग्राउंड 67% होते थे, वो आजकल 82.4% हो चुका है। लाइब्रेरी 76.4% होते थे, वो बढ़ के लगभग 89% हो चुका है। स्कूल में एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, इक्विटेबल एजुकेशन में CWSN बच्चों के लिए बहुत ही प्रायोरिटी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया। इसकी 2 बड़ा जंप मैं आपके सामने कहता हूं। स्कूल में रैंप्स पहले 56.8 होता था, वो आजकल 77% हो गया है। हम राज्यों को परसुएट करते हैं, इसमें समग्र शिक्षा में भी हम व्यवस्था भी करते हैं। 100% ये हो जाए तो एक्सेसिबिलिटी दिव्यांग बच्चों के लिए 100% हो। पूर्व विधायक और भाजपा नेता सीता सोरेन ने कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नई दिल्ली में मुलाकात की। यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी। सीता सोरेन ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि राष्ट्रपति से झारखंड की वर्तमान परिस्थितियों और राज्य के विकास से जुड़े प्राथमिक मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के मार्गदर्शन और समर्थन राज्य के उज्जवल भविष्य के निर्माण में प्रेरणादायक रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन के साथ कल मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल दरबार में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य की सुख, समृद्धि, उन्नति और खुशहाली की कामना की। झारखंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल हार्मोनी द्वारा आज जमशेदपुर में नवनिर्वाचित विधायकों को सम्मानित किया जाएगा। संस्था के संस्थापक अजीत तिर्की ने बताया कि विधायकों के लिए आयोजित इस सम्मान समारोह में आदिवासी फूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया है। साथ ही नागपुरी और सादरी गीत के कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे। आपके जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनका सम्मान समारोह है, उसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, जिसमें नागपुरी और सादरी गीतों की प्रस्तुति होगी और कलाकार रहेंगे मोनिका मुंडू। और आदिवासी व्यंजन जो शहरों में विलुप्त हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, लोग नहीं जान रहे हैं, उसको हम लोग प्रमोट करने के लिए वहाँ एक फूड फेस्टिवल भी कर रहे हैं।
गृह सचिव सेवानिवृत्त IAS अधिकारी राजीव अरुण एक्का के खिलाफ लोकपाल से कार्रवाई की अनुशंसा की है। लोकपाल को भेजे गए पत्र में ईडी ने कहा है कि झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान श्री एक्का की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई थी। ईडी ने यह भी कहा है कि जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर श्री एक्का के संबंध में रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को भेजी गई है, लेकिन सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। JSSC CGL परीक्षा परिणाम को रद्द करने की मांग को लेकर कल JSSC कार्यालय का घेराव कर रहे छात्रों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर रांची जिला प्रशासन ने सफाई दी है। जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। या विधि व्यवस्था उत्पन्न उसमें व्यवधान उत्पन्न करने का इस तरह की सूचना आए थे, तो उसी को देखते हुए हमारे अनुमंडल दंडाधिकारी ने जो BNSS 163 के अंतर्गत 500 मीटर में प्रतिबंध जुलूस या प्रदर्शन उसको प्रतिबंधित किया गया था। आप प्रजातांत्रिक आंदोलन करें, आपका स्वागत है। उसमें जो है प्रशासन आपको कहीं भी कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर आप वैसा कार्य करेंगे जिससे विधि व्यवस्था प्रभावित होती हो, हिंसा का आह्वान होता हो, तो जो आवश्यक न्यूनतम विधिक कार्रवाई होती है करने के लिए प्रशासन बाध्य है, और वो हम लोगों ने किया है। आगे भी अनुरोध रहेगा कि लोग शांतिपूर्ण अपने बातों को रखें, प्रजातांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन जारी करना है जारी रखें, लेकिन कोई ऐसा कार्य न करें जिसमें प्रशासन को लाचारी में कोई कार्रवाई करनी पड़े। राज्य के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज रिम्स की व्यवस्था में सुधार की कवायद शुरू हो गई है। यहां मरीजों को बेड नहीं मिलने की शिकायत को देखते हुए जल्द ही लाइव डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाएगा। इस बोर्ड पर रिम्स के सभी विभागों में उपलब्ध खाली बेड की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा स्टॉक में उपलब्ध दवा और सर्जिकल सामग्री की जानकारी भी सार्वजनिक की जाएगी। कल उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने रिम्स प्रबंधन के साथ बैठक कर यह सलाह दी। उन्होंने कहा कि रिम्स में OPD में डॉक्टर, नर्स और कर्मी रोस्टर के अनुसार रहते हैं या नहीं, इसकी जांच मजिस्ट्रेट से कराई जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षाएं 11 फरवरी से 3 मार्च तक चलेगी। जैक के अनुसार मैट्रिक की परीक्षा पहली पाली में सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी। पूर्वी सिंहभूम जिले में एक अनोखा फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। बैंकों के साथ मिलकर कम पैसे में नए वाहन दिलाकर करीब 400 ग्राहकों के साथ यह फर्जीवाड़ा किया गया है। सिंहभूम जिले में कम पैसे में नए वाहन खरीदकर कई ग्राहक काफी खुश थे, लेकिन जब 8-9 महीने बाद उनके घर बैंकों से नोटिस पहुंचा तो इन वाहन मालिकों में हड़कंप मच गया। अधिवक्ता राहुल गोस्वामी ने कहा कि यह फर्जीवाड़ा बैंक और शोरूम की मिलीभगत से की गई है, जिसे लेकर प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। ब्याज कमल बोला कि गाड़ी आपको हम लोग कम में दिला रहे हैं। वहाँ पे हम लोग बाहर आ गए, बोले गाड़ी पसंद कर लीजिए, कौन सा गाड़ी लेना है, कौन सा कलर का लेना है, आप लोग बाहर वेट कीजिए, हम लोग गाड़ी आपको दिलवा देंगे। और तो मिराज नाम है और कोई दीपक नाम का लड़का है, ये लोग आपका गाड़ी को फाइनेंस किया है। आप लोग जाके बैंक में जाकर के बात कीजिए। तो हम लोग अपना बैंक में आए तो बैंक वाला बोलता अपना गाड़ी फाइनेंस है, अपना अगर पेमेंट नहीं कीजिएगा तो हम आपका गाड़ी टांग देंगे। दरअसल कुछ महीने पहले जमशेदपुर में एक शोरूम द्वारा नई गाड़ियों को कम दाम में ग्राहकों को उपलब्ध कराया गया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही वाहन मालिकों के पास गाड़ियों के फाइनेंस की नोटिस आने लगी। इस नोटिस के बाद वाहन मालिकों के होश उड़ गए। जब ये अपने स्तर से इन्होंने जांच पड़ताल किया, जब संबंधित बैंक के पास गए तब इन्हें पता चला कि इनकी गाड़ी वाकई में फाइनेंस की गई है और इन्होंने किसी भी तरह के किसी कागजात में बिना किसी साइन किए इनकी गाड़ी फाइनेंस कैसे हो जाती है, ये एक जांच का विषय है। इस मामले में अब तक 50 भुक्तभोगियों द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जबकि कहा जा रहा है कि करीब 400 लोग इस फर्जीवाड़े के शिकार हुए हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। भारतीय रेलवे की ओर से भी महाकुंभ को लेकर विशेष तैयारियां की गई है। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। जहां प्रदेश सरकार महाकुंभ में आने वाले भक्तों की सुविधाओं को लेकर निरंतर प्रयासरत है, तो वहीं भारतीय रेलवे भी आने वाले भक्तों के आने जाने के लिए विशेष तैयारियां कर रहा है। और इसी क्रम में प्रयागराज के नैनी, छिवकी, संगम, प्रयाग और प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशनों पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारतीय रेलवे 10,000 रेगुलर ट्रेन और विशेष ट्रेनों का संचालन कर रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 दिसंबर को आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माईगॉव ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। धनबाद के उपायुक्त माधवी मिश्रा ने न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के 14 वैलेंट की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वस्थ माता और स्वस्थ बच्चे के लिए टीकाकरण अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को घर घर जाकर लोगों को जागरूक करना चाहिए। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर धनबाद के जिला और सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार तिवारी, उपायुक्त माधवी मिश्रा और वरीय पुलिस अधीक्षक हृदीप पी जनार्दन संयुक्त रूप से मंडल कारा का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने चिन्हित किए गए बंदियों को मुक्त कराने के लिए समुचित कार्रवाई का निर्देश दिया। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने जिला सहकारिता पदाधिकारी उमेश कुमार सिन्हा एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रीति किस्कू से स्पष्टीकरण मांगा है। यह स्पष्टीकरण 15 दिसंबर को धान अधिप्राप्ति कार्य शुभारंभ के मौके पर अनुपस्थित रहने के मामले में मांगा गया है। देवघर उपायुक्त विशाल सागर की अध्यक्षता में चौकीदार नियुक्ति से संबंधित बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने जानकारी दी कि जिले में चौकीदारों की सीधी नियुक्ति को लेकर आगामी 22 दिसंबर को लिखित परीक्षा होनी है। इसे लेकर उन्होंने सभी आवश्यक तैयारियां पूरा करने का निर्देश दिया। चतरा के उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों और मूल्यांकन केंद्रों के चयन को लेकर बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करने का निर्देश दिए। हजारीबाग जिले में पुलिस ने 25 एकड़ में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया है। इसे अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कही जा रही है। पलामू जिले में झारखंड परिवहन मजदूर यूनियन और झारखंड राज्य ऑटो चालक महासंघ के बैनर तले ऑटो चालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल और चक्का जाम 5वें दिन भी जारी रहा। इस कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुमला जिले की मांदर वाद्य यंत्र की पारंपरिक कला को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस सिलसिले में अंतिम सुनवाई 20 दिसंबर को नई दिल्ली में होगी। पलामू जिला खेल कार्यालय, एनएसएस और नेहरू युवा केंद्र की पलामू इकाई के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय जिला स्कूल मैदान में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान युवाओं ने कई हैरत अंगेज करतब दिखाए। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के कारण रांची समेत राज्य भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची के कांके का न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री जबकि मकसूदीगंज का न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक ठंड से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ठंड की स्थिति को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के 7 जिलों गढ़वा, पलामू, चतरा, गुमला, रामगढ़, बोकारो तथा धनबाद के लिए शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। नए साल के आगमन को लेकर गिरिडीह पूरी तरह तैयार है। यहाँ के पर्यटक स्थलों में लोगों की भीड़ अभी से उमड़ने लगी है। गिरिडीह जिले में वैसे तो कई पर्यटक स्थल हैं, लेकिन यहाँ स्थित एक वाटरफॉल दूर दूर से आए कई पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस वाटरफॉल में गंगा धाम पिक्चर को फिल्माया भी गया था। पिछले दिनों राज्य के पर्यटन मंत्री सुदेवी कुमार सोनू ने न केवल इस फॉल का निरीक्षण किया, बल्कि फॉल के विकास के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्देश भी दिया। वाटरफॉल में बेहतर सुविधाएं देने के लिए, नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए, स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए कुछ कामों का हम लोगों ने प्लानिंग किया है, जिसमें टूरिस्ट हट्स बनाने हैं, पार्किंग जोन की बेहतर व्यवस्था करनी है, असेंबली पॉइंट की व्यवस्था करनी है और सबसे महत्वपूर्ण इस टूरिस्ट प्लेस को प्लास्टिक फ्री जोन डिक्लेयर करना है। वैसे इस वाटरफॉल की खूबसूरती को निहारने के लिए अभी से ही पर्यटक पहुंचने लगे हैं। यहां तक कि दूसरे राज्यों से पहुंचे पर्यटक भी यहां जमकर मस्ती कर रहे हैं और प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। जगह तो बहुत अच्छा है, ये फॉल्स भी बहुत अच्छा है। शायद ये बारिश के मौसम में थोड़ा अच्छा ज़्यादा दिखाई जाएगा। यहाँ जो एनवायरनमेंट है और थोड़ा कुछ अच्छा करना चाहिए, जैसे पेड़ वेड़ वगैरह जो है यहाँ, उसका मेंटेनेंस और थोड़ा अच्छा होने से। पॉइंट अभी पॉइंट जो है यहाँ से आया लगता है कौन सा तीसरी तालाब, ओके तीसरी तालाब, तो अच्छा लगा।
यहाँ का वातावरण, यहाँ का जो सुंदरता है बहुत ही अच्छा है। हम कलकत्ता से आए हैं, वेस्ट बंगाल से, हमको तो बहुत ही मन भाया है और हम चाहते हैं कि ये और भी यहाँ पर पर्यटक आए। पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम कर रखा है। पर्यटक स्थल के चारों ओर बैनर पोस्टर लगाकर सहायता नंबर सार्वजनिक किए गए हैं। साथ ही कंट्रोल रूम बनाकर अधिकारियों की तैनाती भी की गई है। दूरदर्शन समाचार के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। दिल्ली में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेलकूद के अंडर 19 वुसु प्रतियोगिता में झारखंड बालिकाओं ने दमदार प्रदर्शन किया है। झारखंड की रीता कुमारी ने प्रतियोगिता में रजत और रेणु कुमारी ने कांस्य पदक हासिल किया है। खिलाड़ियों की उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन और खेल विभाग के अधिकारियों ने बधाई दी है। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारत और वेस्टइंडीज की महिला टीम 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में आमने सामने होंगी। ये मैच नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। टेबल टेनिस टीम एशिया ने वॉल्टनर कप के खिताब पर कब्जा जमा लिया है। मनिका बत्रा सहित एशिया के दिग्गज खिलाड़ियों से सजी टीम एशिया ने टीम वर्ल्ड को 14-0 के बड़े अंतर से हराने में सफलता हासिल की। और अब बात कारोबार जगत की। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत उत्पादों का सर्टिफिकेशन किया जाएगा, जिससे बाजार में उत्पाद का अच्छा दाम मिलेगा। राज्य में कार्यरत 650 डेयरी सहकारी समितियों को विस्तारित कर 3850 तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही 3200 नई बहुउद्देशीय प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के साथ भारत श्रीलंका बिजनेस फोरम में भाग लिया। इस दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और मजबूत आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बेरी ने बिबेक ओब्रॉय का स्थान लिया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक अब तक 558 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में रबी फसलों की बुआई हो चुकी है। वहीं पिछले सीजन में समान अवधि में 556 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हुई है। कॉर्पोरेट कार्य के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने लोकसभा में कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 1,12,962 कंपनियां पंजीकृत हुई हैं। उन्होंने बताया कि पन्नियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की सभी लंबित याचिकाओं को कर्नाटक हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने CCI की ओर से दायर याचिका पर एक नोटिस जारी किया। इसमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की ओर से दायर याचिकाओं को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की चार्जिंग मांग को पूरा करने और 2030 तक 30% विद्युतीकरण के लक्ष्य को पाने के लिए 16,000 करोड़ रुपए के खर्च की जरूरत होगी। फिक्की ने कहा कि सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की जरूरत है। कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में जानकारी दी कि पिछले 5 वर्षों में कोयला खनन क्षेत्रों में और उसके आसपास 16 इको पार्क स्थापित किए हैं। साथ ही कोयला खनन क्षेत्रों के आसपास ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए उसके आसपास वृक्षारोपण और जैव पुनर्ग्रहण प्रयासों के तहत 10,942 हेक्टेयर को हरित क्षेत्र बनाया है। प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेब्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत हुई है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। तो प्रसार भारती का नया OTT प्लेटफॉर्म वेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर के दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार को 1 वर्ष पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और आपको ले चलते हैं राजस्थान। जो भी संकल्प लेती है
वो पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास करती है। आज देश के लोग कह रहे हैं कि भाजपा सुशासन की गारंटी है, और तभी तो एक के बाद एक राज्यों में आज भाजपा को इतना भारी जन समर्थन मिल रहा है। देश ने लोकसभा में भाजपा को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। बीते 60 सालों में हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। 60 साल के बाद भारत के जनता ने तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई है, लगातार तीसरी बार हमें देशवासियों की सेवा करने का अवसर दिया है, आशीर्वाद दिए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र में भाजपा ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई, और चुनाव नतीजों के हिसाब से देखें तो वहां भी ये लगातार तीसरी बार बहुमत मिला है। वहां भी पहले से कहीं अधिक सीटें भाजपा को मिली है। इससे पहले हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। सत्रह दिसंबर साल 1928 को क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी शहीद हुए। ये वही क्रांतिकारी थे जिन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जब स्वाधीनता सेनानियों ने सरकारी खजाना लूटकर जनता को यह संदेश दिया था कि क्रांतिकारी आम जनता के नहीं बल्कि शासन के विरोधी हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन में 4 क्रांतिवीरों को मृत्युदंड दिया गया। ये क्रांतिवीर थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह। शेष तीनों क्रांतिकारियों को 19 दिसंबर को फांसी दी गई, लेकिन भयवश अंग्रेजी हुकूमत ने राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा कारागार में 2 दिन पहले ही फांसी दे दी। 17 दिसंबर साल 1928 को क्रांतिकारियों ने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। साल 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में एक प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए और अंत में 1 महीने बाद 17 नवंबर को शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों ने पंजाब केसरी नाम से प्रसिद्ध लाला जी की हत्या का बदला लेने का निर्णय लिया, और आज ही के दिन ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर अपने प्रिय नेता लाला जी की मौत का बदला लिया। 17 दिसंबर साल 1931 को कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना हुई। इसकी स्थापना प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की। ISI एक शोध संस्थान और विश्वविद्यालय है। इसका कार्य सांख्यिकी का शिक्षण, सांख्यिकी में अनुसंधान और अन्य वैज्ञानिक व सामाजिक विधाओं में सांख्यिकी का अनुप्रयोग। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में कानून मंत्री आज पेश करेंगे 129वां संविधान संशोधन विधेयक बिल में एक देश एक चुनाव का है प्रस्ताव। भाजपा और कांग्रेस समेत कई दलों ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। ईडी ने पूर्व गृह सचिव राजीव अरुण एक्का के खिलाफ लोकपाल से की कार्रवाई की अनुशंसा। एक्का पर आय से अधिक संपत्ति का है मामला। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा का कार्यक्रम किया जारी। 11 फरवरी से शुरू होगी परीक्षा।
और दिल्ली में खेली जा रही 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य के खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन। रीता कुमारी को रजत और रेणु कुमारी को मिला कांस्य।